आने वाली फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन जो कि क्रिसमस वाले दिन होने वाली है, उसके रिजल्ट्स हमें ऑलरेडी पता लग चुके हैं। क्या रैंडी ऑर्टन अब रेट्रीब्यूशन का पार्ट बन सकते हैं? और टोनी खान कहते हैं कि भाई मुझे इम्पैक्ट रेसलिंग को मारना है। आखिर इसका मतलब क्या है गाइस? ये और बहुत कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो आप एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और ऑब्वियसली हमेशा की तरह हम टाइम नहीं वेस्ट करते, सीधा न्यूज में चलते हैं और बहुत सारी अपडेट्स हैं मेरे पास आप लोगों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं मंडे नाइट रॉ की रेटिंग से। जो कल शो हमें देखने को मिला, काफी ज्यादा हाइप थी उसकी। और गाइज इसके जो एवरेज व्यूअर्स हैं वो हैं 1.691 मिलियन व्यूअर्स, जो कि लास्ट हफ्ते की लोएस्ट रिकॉर्ड रेटिंग से 11% ज्यादा है। और ये एक अच्छी बात है WWE के लिए, क्योंकि कल शो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और मैंने अपने रिव्यू में बोला था कि आखिर ये शो इतना डिसअपॉइंटिंग था कि लोगों की एक्साइटमेंट बहुत थी पर उस पे वो डिलीवर नहीं कर पाया। लेकिन इसके बावजूद जो है वो रेटिंग्स थोड़ी बढ़ गई और ये एक पॉजिटिव न्यूज है डेफिनेटली। और अगर हम आवरली की बात करें गाइस, तो फर्स्ट आवर से थर्ड आवर तक 17% व्यूअर्स ड्रॉप हुए थे, जो कि एक काफी नॉर्मल चीज है रॉ के लिए। और शायद गाइस ये जो रेटिंग्स हैं उससे WWE कुछ हद तक सेटिस्फाइड होगी। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो इस हफ्ते की होने वाली फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन ऑलरेडी टेप हो चुकी है, क्योंकि क्रिसमस पे सारे लोगों को दी जाती हैं छुट्टियां। और हमें पता लग चुका है गाइस कि शो में आखिर हुआ क्या है। तो जो ओपनर था इस शो का वो केविन ओवेंस और रोमन रेंस के बीच में था फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप गाइस। और ये था एक स्टील केज मैच। अब इस मैच के अंदर यहाँ पे हमें देखने को मिला कि एंड में जे ऊसो आते हैं बाहर और केविन ओवेंस को हैंड कफ कर देते हैं रोप से, जिसकी मदद से वो रिंग के अंदर फंस जाते हैं। और रोमन रेंस इजीली एस्केप करके इस मैच को जीत चुके हैं गाइस। और उन्होंने एक बार फिर से केविन ओवेंस को हरा दिया है। तो क्या इसका मतलब ये है कि केविन ओवेंस और रोमन की स्टोरी लाइन ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं? ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके बाद विमेंस टैग टीम का एक ट्रिपल थ्रेट एलिमिनेटर मैच हमें देखने को मिलता है, जहां पे पहली टीम थी विमेंस टैग टीम चैंपियन शार्लेट और आस्का, दूसरी टीम थी बियांका बिलेर साशा बैंक्स एंड द थर्ड टीम वाज बेली एंड कार्मेला। और इस मैच के एंड में कर दिया शार्लेट फ्लेयर ने पिन बियांका बिलेर को टू गेट द विन फॉर हर टीम। और एक बार फिर से गाइस यहाँ पे विमेंस के टैग टीम चैंपियंस जीत चुके हैं। इसके बाद डैनियल ब्रायन और जे ऊसो का एक सिंगल्स मैच हुआ, जहां पे गाइस डैनियल ब्रायन जीत गए क्लीन विद अ रनिंग नी। और ये माना जा रहा है कि एक लंबा मैच था अराउंड 20 मिनट का, तो एक बढ़िया मैच हम स्मैकडाउन के अंदर ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और फाइनली शो के मेन इवेंट में गाइस बिग ई ने हरा दिया सैमी ज़ेन को टू बिकम द न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। और ये एक लंबर जैक मैच था जिसके अंदर फाइनली बिग ई जीत गए। उन्होंने क्लीन हराया सैमी को आफ्टर हिटिंग हिम विद अ बिग एंडिंग, और अब वो नए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन चुके हैं। तो एक काफी बढ़िया न्यूज है बिग ई के लिए। और बहुत समय से हम सुन रहे थे कि उनको कोई ना कोई पुश मिल सकता है, तो शायद उसकी शुरुआत यहीं से होने वाली है। अगली स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है गाइस, क्योंकि यहाँ पे कोडी रोड्स और एक फैन की बहस हो गई ट्विटर के ऊपर। अब फाइट टीवी वालों ने एक ट्वीट करी थी ऑल इन को रिमेंबर करते हुए, जो कि पेपर व्यू था जहां से एक्चुअली में AEW की शुरुआत हुई थी। और एक फैन ने आके इस ट्वीट पे रिप्लाई करा कि हाँ भाई ये वो चीज थी, एक क्राइम जहां से शुरू हुआ रेसलिंग इंडस्ट्री में। और वो यहाँ पे कहते हैं कि AEW का जो बर्थ था वो एक एबॉमिनेशन था, एक डार्क डे था रेसलिंग इंडस्ट्री के लिए। और कोडी रोड्स ने यहाँ पे बेसिकली उनको रिप्लाई करा कि भाई ये जो दिन था, इस दिन रेसलिंग की पूरी इकोनॉमी चेंज हो गई थी, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ के स्टैंडर्ड्स थे पूरी इंडस्ट्री में वो चेंज हो गए थे। तो चाहे तुम किसी भी तरीके से इसको बोलो, वो एक ग्रेट डे था इन द हिस्ट्री। और इसके बाद ये फैन यहाँ पे आके लिखता है कि हाँ मैं देख तो रहा हूँ कि इकोनॉमिक जो इम्पैक्ट तुमने किया है वो अपने यंग बक्स पे और SCU जैसे सुपरस्टार्स पे करा है, लेकिन एज अ होल इंडस्ट्री ये बात अभी भी देखनी बाकी है। और कोडी कहते हैं कि ये चीज़ हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, क्योंकि हमारे आने के बाद सारी कंपनीज को अपनी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ के स्टैंडर्ड्स हैं, जो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हैं, जो सुपरस्टार्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनको अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ी है। और रेसलर्स की जो फैमिलीज हैं वो पहले से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रह पा रही हैं एज़ कम्पेयर टू AEW के आने से पहले। और यहाँ पे इसके बाद ये फैन कहता है कि भाई देखो अच्छी बात तो तुम कह रहे हो, लेकिन यहाँ पे तुम AEW को जिस तरीके से डिफेंड कर रहे हो वो बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। और अगर तुम्हें मुझसे इतनी प्रॉब्लम होती, मैं एक मार्क हूं, तो तुम मुझे बेसिकली गाली देके यहां से निकाल सकते थे, तुम मुझसे आखिर क्यों बहस रहे हो। तो कोडी ने यहां पे ट्वीट करा एजुकेशन इज ग्रेटर देन कर्सिंग आउट पीपल, इट्स द हॉलीडेज। तो ये काफी इंटरेस्टिंग एक्सचेंज था कोडी का। और बेसिकली वो यहाँ पे बताना चाहते हैं कि भाई जो ऑल इन वाला पेपर व्यू है वो एक डे ऐसा है हिस्ट्री के अंदर जो कि लोग याद करेंगे तो हमेशा एज अ पॉजिटिव ही याद करेंगे। कोई ये नहीं कहेगा कि इस दिन की वजह से रेसलिंग की इंडस्ट्री हमेशा के लिए खराब हो गई थी। और एक फैन ने ऐसा बोला, आई डोंट थिंक कोडी को ये
सब करने की कोई भी ज़रूरत थी, पर उन्होंने किया और यहाँ पे जो भी उन्होंने बोला वो बिल्कुल फैक्ट्स थे। तो आई थिंक उन्होंने फ़ैन को बिल्कुल सिखा दिया और इसके बाद आई डोंट थिंक कि वो कभी कोशिश करेगा वापस ऐसा कुछ करने की। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस। तो लास्ट न्यूज़ वीडियो में मैंने आपको बताया था कि NXT अपना एक नया शो स्टार्ट कर सकती है, एक नई सीरीज जो कि उनके शो के लिए भी एक डेवलपमेंटल बन सकता है, यानी कि एक NXT के लिए और आगे NXT। और अब माना जा रहा है गाइस कि ये शायद एक मैक्सिकन बेस्ड शो हो सकता है, यानी कि NXT मैक्सिको की तरह, और एक मैक्सिकन लूचा लिब्रे सीरीज जो है वो शायद जल्द ही स्टार्ट हो सकती है। अब ये माना जा रहा है कि बहुत अर्ली है ये प्रोजेक्ट पे बात करने के लिए और कुछ खास डिटेल्स रिवील नहीं हुई हैं, लेकिन रेसलिंग इंक की ये रिपोर्ट हमको बताती है कि भाई चावो गुएरो जूनियर को WWE ने अप्रोच करा इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, जो कि लूचा अंडरग्राउंड के लिए काफी लंबे समय तक एजेंट रह चुके थे। तो इंटरेस्टिंग है कि NXT कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश कर रही है और पूरा एक लूचा अंडरग्राउंड टाइप स्टाइल अगर वो वापस ला सकते हैं और सिर्फ NXT के अंदर, तो शायद एक बढ़िया चीज हो सकती है उनके लिए। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो अगले हफ्ते गाइस मंडे नाइट रॉ एक लेजेंड्स एडिशन होने वाला है और 20 से भी ज्यादा जो है वो लेजेंड्स ऑलरेडी अनाउंस कर दिए गए हैं। अब रिपोर्ट्स यहाँ पे ये कहती हैं कि ऐसा इसलिए करा जा रहा है क्योंकि विंस मैकमैन की उम्मीद है कि ये चीज से मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स बढ़ेगी। अब आई थिंक कि ये वो पहले भी बहुत बार कर चुके हैं और हमको पता है कि सिर्फ उस एक रॉ के लिए रेटिंग बढ़ती है और उसके बाद बाकी सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। तो आई डोंट नो कि जब भी रेटिंग्स पे थोड़ा सा थ्रेट आता है तो विंस मैकमैन लेजेंड्स पे क्यों इतना ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं और अपने करंट रोस्टर में कोई चेंज करने की जरूरत उनको नहीं लगती। तो ये चीज हम देखें गाइस तो पॉजिटिव से ज्यादा एक नेगेटिव बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे एक शो तो हमें बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद चेंजेस कैसे होंगे वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वही रेटिंग्स लेके आने वाला है और वही नेटवर्क को इंप्रेस या अनइम्प्रेस करेगा। तो इंटरेस्टिंग रहेगा ये देखना। क्या आपको लगता है कि इस शो से लॉन्ग टर्म में कोई फर्क पड़ेगा? आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस। तो रॉब वैन डैम से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि क्या वो AEW के साथ कांटेक्ट में है और क्या वो उनके साथ साइन कर सकते हैं। तो RVD ने यहाँ पे बेसिकली बोला कि भाई मैं क्रिस जेरिको या फिर किसी के साथ भी कांटेक्ट में नहीं हूँ और मुझे सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ता है और वो है पैसा। और वो यहाँ पे कहते हैं कि कुछ फैंस को ये चीज समझ नहीं आती कि ये आफ्टर ऑल एक बिजनेस है और अब मैं इसको सिंपली एज अ बिजनेस देखता हूँ। वो कहते हैं कि ECW और WWE में जब मेरे पास टाइटल्स थे तो लोग समझते थे मैं टॉप स्टार था, लेकिन अब जितना मैं पैसा कमा रहा हूँ वो 20-30 गुना है एज कम्पेयर टू जो कि उस समय मुझे WWE दे रही थी। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि भाई पैसा सब कुछ है और अभी तो वो AEW के साथ कोई कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन फ्यूचर में क्या पता उनको एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करा जाए और वो उसके बारे में डिसाइड कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता RVD इसमें कुछ भी गलत कर रहे हैं। भाई पैसे के लिए हर बंदा काम करता है और जो उनकी अब एज भी हो चुकी है तो उनको सारी चीजें देखनी और उनका राइट है कि वो क्या डिसीजन लेते हैं और वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो ये कुछ फनी भी है और कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि WWE ने गाइज अपनी जॉब सेक्शन में एक नया जॉब का प्रोफाइल खोला है एंड दैट इज फॉर अ लीड राइटर, यानी कि वो अपने शोज के लिए एक लीड राइटर ढूंढ रहे हैं, मेन बंदा जो कि स्क्रिप्ट्स लिख सके, जो कि प्रोमोज लिख सके। और आप हमेशा से सोच रहे होंगे कि भाई एक लीड राइटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे सब कुछ हमें पता लग गया। और अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो भाई अप्लाई कर दो जाके, और WWE की वेबसाइट पे आप सिंपली अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अपना रिज्यूमे डाल सकते हैं। और अभी जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सारी रिक्वायरमेंट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो कि एक लीड राइटर की होती हैं इन WWE। तो काफ़ी फनी है कि उनको अपने इतने सारे राइटर्स में से किसी पे विश्वास नहीं है और वो एक और नया राइटर ढूंढ रहे हैं। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस। तो टोनी खान हर हफ्ते की तरह एक और पेड एडवर्टीजमेंट का पार्ट थे आज के इम्पैक्ट रेसलिंग के शो पे, और उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लाइन यहाँ पे बोली और वो ये था, इम्पैक्ट मे बी हार्ड टू किल बट $7 बिलियन कैन बाय अ लॉट ऑफ एम्यूनिशन। तो इस लाइन का बेसिकली मतलब ये है कि इम्पैक्ट का पेपर व्यू आने वाला है हार्ड टू किल, तो उस चीज़ को उन्होंने काफ़ी क्लेवरली यूज़ करा और एक बहुत अच्छा प्रोमो था टोनी खान की तरफ से भी। और यहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कैनी तुम्हारे पेपर व्यू में लड़ रहा है, लेकिन मेरी भी नज़रें तुम्हारे बहुत सारे सुपरस्टार्स और उनके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर पड़ी हुई हैं, तो डेफिनेटली मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। और वो कहते हैं कि क्यों ना तुम भी अपने कुछ ना कुछ सुपरस्टार्स हमारे शो में भेजो। तो एक बार फिर से यहाँ पे टीजर्स गाइज मिल रहे हैं कि शायद टोनी खान और इम्पैक्ट के बीच में कोई डील चल रही है। क्या सच में वो इस पूरी कंपनी को खरीद लेंगे या फिर कुछ टैलेंट को साइन करेंगे? देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, लेकिन आई थिंक कुछ ना कुछ डेफिनेटली बिहाइंड द सीन्स चल रहा है। और इसके साथ साथ कैनी ओमेगा भी गाइज आज आए थे शो के ऊपर और उन्होंने अपने प्रोमो में जबकि कुछ खास नहीं कहा, वो बात कर रहे थे कि जो उन्होंने बचपन में सपने देखे हैं अब वो सच हो रहे हैं। उनका सपना था एक रेसलिंग कंपनी को रन करना और अब वो धीरे धीरे सच हो रहा है और वो एक पूरी कंपनी के ऊपर टेक ओवर कर चुके हैं। और यहाँ पे गाइज डॉन कैलिस ने अपनी ट्वीट में इस नए ग्रुप का नाम शायद रिवील करा जो कि गुड ब्रदर्स और कैनी
यानी ओमेगा का ग्रुप है और इसको माना जा रहा है गाइज सुपर इलीट। तो बीइंग द इलीट सुपर इलीट कुछ ना कुछ करके एक नई फैक्शन शायद बनाई जाएगी और एक कब जाके एंड होगी स्टोरी वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। और आज की फाइनल स्टोरी में गाइज हम बात करते हैं स्टीव आर की ट्वीट की, जो कि आई डोंट नो मुझे क्यों फनी लग रही है। और वो कहते हैं, हे रैंडी ऑर्टन, द वे यू विशियसली मर्डर्ड अ WWE सुपरस्टार रियली टच्ड आवर हार्ट्स हियर इन रेट्रीब्यूशन। प्लीज नो दैट आवर डोर्स आर नाउ ऑलवेज ओपन फॉर यू। तो टी बार कह रहे हैं, भाई फील्ड को तुमने मार दिया, ये बहुत हमको अच्छा लगा, तो क्या तुम रेट्रीब्यूशन ज्वाइन करोगे? अब मुझे लगता है कि अगर रैंडी ऑर्टन येस बोलेंगे तो उनके साथ साथ कुछ और सुपरस्टार्स का भी भला हो जाएगा, लेकिन आई थिंक कि रैंडी ऑर्टन नो ही बोलने वाले हैं और वो कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे फिलहाल एक ऐसी फैक्शन के साथ जुड़ने का जिनको रिकोशे को रिक्रूट करना है। तो आई डोंट नो कि ये चल क्या रहा है। टी बार आजकल ट्विटर पे थोड़ी अलग अलग टाइप्स की ट्वीट करते हैं अगर आप फॉलो करते हैं, और ये मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्टोरी लाइन से रिलेटेड है। तो गाइस ये थी आज की सारी स्टोरीज। अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और अपने ओपिनियन सारी चीज़ों के बारे में मुझे कॉमेंट्स में बताएं। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।